आप सबको पता है कि डिसोल्यूशन का यहाँ पे मतलब होता है हमारा वाइंडिंग अप से। वाइंडिंग अप मतलब फर्म को बंद करना। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब आप वाइंड अप करते हो तो इसके केसेस क्या होते हैं। केसेस इन द सेंस कि किस रीजन से आप फर्म को वाइंड अप कर सकते हो। तो क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, डेथ हो गई पार्टनर की, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि एक होता है विलफुल। विलफुल का मतलब आप अपनी इच्छा से कोई कंडीशन लगाते हो कि हम इस फर्म को आगे कंटिन्यू, सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं और वो क्या कहते हैं कि हम इसको क्या करना चाहेंगे बेटा। या फिर किसी भी रीजन से कोई भी आपके बिजनेस में क्या हो जाए, अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाए। ये मतलब बुक से हटके पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, जो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे भी। अभी आप एक बिजनेस कर रहे थे, कोई भी रेड पड़ती है ईडी वगैरह की, वहां पे पता चलता है कि आप किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, तो कोर्ट अभी तुरंत ऑर्डर दे देगा आपको, किसके लिए, इसको वाइंड अप करने के लिए, ठीक है। इसी के अंदर आ जाता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक। अब बेसिकली वाइंडिंग अप आप समझ गए कि हमें बिजनेस बंद करना है लेके, ठीक है। अब बिजनेस बंद करेंगे तो मैंने आपको जब पहले ये चीज क्लियर करी थी तब आपको बताया, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो इस चीज को। देखो हमारा यहाँ पे बनता है बेटा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और जो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा आपका यहाँ पे, इसके अंदर रूल लगेगा आपका पीएनएल वाला। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब ये होगा इसकी डेबिट साइड, यहाँ पे क्या आएंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आएंगी सारी की सारी इनकम और गेन्स। अब लेकिन इसमें मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे जब फर्स्ट टाइम आपको कराया था कि भाई रियलाइज करने का मतलब क्या है। जब भी आप कोई नॉर्मल सर्कमस्टांस सोचो कि आपका एक बिजनेस चल रहा है, आप उसको बंद कर रहे हो, तो आप बंद करने के लिए करोगे क्या। सबसे पहले आप पहला दिमाग ये लगाओगे कि हमारे पास बिजनेस के अंदर कितनी असेट्स पड़ी हैं। सबसे पहला क्या सोचेंगे बेटा हम, यानी कि जो आपका स्टेप फर्स्ट होगा यहाँ पे, टू ऑल सन्ड्री असेट्स। इसके अंदर कंडीशन लिखवाई थी आपको मैंने, क्या, एक्सेप्ट, क्या था, एक तो कैश और बैंक नहीं लेना, और एक क्या थी बच्चे आपकी यहाँ पे, गुडविल। इनकी वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं लेनी, क्योंकि कैश और बैंक तो ऑलरेडी किस फॉर्म के अंदर है आपके पास, लिक्विड फॉर्म में ही है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता था बेटा, पहला हमने क्या देखा कि हमारे पास कितनी असेट्स यानी कि संपत्ति पड़ी है। दूसरा हमने देखा यहाँ पे स्टेप सेकंड के अंदर जाके कि जो पैसा मेरे पास पड़ा है उसमें से मेरे को कितना पे आउट करना है टू ऑल सन्ड्री लायबिलिटीज। इसमें भी कंडीशन थी आपकी। कंडीशन क्या थी बेटा यहाँ पे, एक्सेप्ट, ठीक है। कंडीशन क्या बैठेगी यहाँ पे, एक्सेप्ट। यहाँ पे हम लेंगे क्या, एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल लायबिलिटीज। अब देखो इसका ना एक रूल होता है लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का। रूल ये है कि सबसे पहले हमें जो पेमेंट करनी है वो करनी है आउटसाइड लायबिलिटी की। आउटसाइड का मतलब जो बाहर वालों का पैसा है। देखो सिंपल क्या हुआ, मान लो मेरे पास सारी असेट्स थी, ये असेट्स ली मैंने, यहाँ पे देखा मेरे को देना कितना है पैसा, वो यहाँ पे देख लिया। इसके बाद जो सबसे मेन स्टेप होगा हमारा, स्टेप थर्ड होगा, ठीक है। यहां से इसको समझना स्टार्ट करना। मैं 3 फॉर्म्स में लिखूंगा क्योंकि 3 सिचुएशंस क्रिएट करता है। पहली सिचुएशन, बाय कैश और बैंक असेट्स रियलाइज्ड। भाई क्या कर रहा हूं मैंने यहाँ पे देखा सन्ड्री असेट्स कितनी है। अब इतनी असेट्स थी तो असेट्स है ना, असेट्स तो नहीं दूंगा आगे पेमेंट के रूप में, मेरे को उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैश में। तो कैश में करने के लिए क्या करूंगा, उसे मार्केट में सेल करूंगा। तो सेल करने को क्या कहते हैं हम, रियलाइज करना कहते हैं। तो हमें ये पैसा आया। अगर आप एंट्री भी देखोगे असेट्स को रियलाइज करने की, क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब यहाँ पे क्योंकि वो असेट्स किसके अंदर है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हमारी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके बाद सेकंड स्टेप होगा बाय सन्ड्री असेट्स, या फिर इसको ऐसे करो आप,
भाई एक कंडीशन तो ये हो गई कि कैश में बेच दिया आपने। पार्टनर्स, कोई असेट्स ऐसी है, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई ऐसी एसेट्स है कि बिजनेस में वाइंड अप कर रहा हूं, मान लो उसमें लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी एक ऐसी चीज थी जो पार्टनर को पसंद आ गई, वो कहता है कि आप इसे बेचो मत, इसे आप मेरे को पे कर दो। तो जब मेरे को दे दोगे तो ये कहाँ चली जाएगी, उसके कैपिटल अकाउंट में, पैसा ले लेंगे हम उससे बाद में उसका, ठीक है। एक एंट्री और जो यहाँ पे आती है बेटा वो होती है हमारी क्या, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। कोई ऐसी असेट्स थी जो मैं बुक में लिखना ही भूल गया था, अब वो क्या हो गई बेटा यहाँ पे रियलाइज हो गई, तो हम सारी यहाँ पे शो कर देंगे वो, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप दोबारा समझ लो, पहले मैंने देखा कितनी असेट्स है मेरे पास, दूसरे स्टेप में मैंने देखा मेरा कितना उधार है उसमें से। अब ये समझ आ गया मुझे कि भैया इतना पैसा पड़ा, इतना देना है, तो मैं पहले असेट्स को किस में कन्वर्ट करूंगा, लिक्विड कैश के अंदर, तो मैं पहले उसको बेचना स्टार्ट करूंगा। फिर जो अगला स्टेप आएगा आपका स्टेप नंबर 4, आपने वहां से पैसा इकट्ठा कर लिया, अब आप क्या करोगे बेटा यहाँ पे, पहला टू बैंक और एक्सपेंस और लायबिलिटी पेड, ठीक है जी, पे करोगे। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई लायबिलिटी जो होती है वो कौन पे करता है, एक्सपेंस, पार्टनर पे करता है, एक्सपेंस और लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। यहां तक क्लियर, ठीक है। इससे अगला जो होगा बेटा वो क्या है यहाँ पे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। ये करने के बाद जहां पे भी जो आपके पास पैसा बचेगा वो कहाँ चला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वही गेन और लॉस के तरीके से। अब यहाँ पे जो नोट होता है मेन इंपॉर्टेंट, नोट इफ एनी लायबिलिटी पेड, या हम कह सकते हैं कि एडजस्टेड बाय एनी असेट्स, देन नो एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है। मतलब मेरे को क्रेडिटर को मान लो 10,000 रुपए देने थे, मैंने कहा इस 10,000 की जगह में 8,000 का कंप्यूटर दे रहा हूँ उसको, तो मैंने लायबिलिटी को किससे राइट ऑफ करा बेटा, असेट से, तो उसको हम यहाँ पे कहीं पे भी शो, क्यों, एक साइड से हमारी असेट्स खत्म हो गई और एक साइड से क्या खत्म हो गई, हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, तो इस कंडीशन में हम उसको कहीं पे भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। मेन जो चीजें हैं इसके अंदर यही आती हैं आपकी, जिसपे आपको मेन फोकस करना होगा। रियलाइजेशन देखो, अब आपका इसमें से फिर बता दूं, सबसे ज्यादा जो चांसेस रहेंगे आने के वो रहेंगे इसके, इसके लिए ऑलरेडी भी हमारे पास वीडियो है, ठीक है। अब और डिटेल में दोबारा से एक बार कर लेंगे, पहले भी आपको 3-4 क्लास सिर्फ जनरल एंट्री पे ही ली है हमने उसकी मेन, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन आपको रियलाइजेशन आना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या हुआ है, हमने ये कह के भेजा कि जनरल एंट्री आएगी और पेपर में गए बच्चों सीधा क्या आ गया, रियलाइजेशन बनाने को, तो वहां पे फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी अगर बिल्कुल छोड़ के जाओगे इसको। रीजन अगर आप चॉइस में देखोगे ना, तो डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस आती है, रिजोल्यूशन सेपरेट ही आता है, ठीक है। तो इसमें अगर चॉइस नहीं है और सिंगल क्वेश्चन आ गया आपका 6 मार्क्स का, तो फिर 0 ही लेके आओगे अगर रियलाइजेशन नहीं आता होगा आपको, क्लियर है। अब इसमें बेटा किसी को आ रहा है यहाँ पे पार्टनर्स लोन, और एक होता है बेटा पार्टनर्स वाइफ लोन। अब अगर यहाँ पे मैं इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करूं, तो सबसे मेजर डिफरेंस तो ये आएगा, ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी है और ये नीचे वाली हमारी, ठीक है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी तो हमने यहाँ पे देख ही ली कि सारी की सारी पे आउट हो जाएगी, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब आते हैं किसके ऊपर, अब इसके हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है,
प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। इसके लिए आप क्या करो बेटा, एक लोन अकाउंट बना लो, मतलब रफली एक अकाउंट बना लोगे। मान लो ए का लोन है तो ए लोन अकाउंट वहां पे शो करोगे, बैंक से पे करोगे और बैंक में उसकी एंट्री आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, वरना एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, क्या, शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। इसको भी कहां शो कर दो आप, और यहाँ पे क्या कर दो, टू बैंक करके इसको पे कर दो। तो इन द एंड इम्पैक्ट क्या पड़ना है, बैंक में से तो वो पे होना ही होना है। चाहे आप एक अलग से अकाउंट बना लो, चाहे आप उसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख के पे कर दो, लेकिन यहाँ पे भी एक क्लॉज है क्या, कि हम पे तभी करेंगे, ध्यान से सुनना, हम पे तभी करेंगे जब हमारे पास सारा कुछ करने के बाद पैसा, अब पैसा ही नहीं बचा तो पे कैसे करोगे, इंटरनल लायबिलिटी। फिर वो इंटरनल लायबिलिटी कहाँ चली जाएगी, उसके कैपिटल अकाउंट में शो हो जाएगी कि अभी तक पैसा बकाया है, कैपिटल बन जाएगा। यानी कैपिटल भी क्या होती है फर्म के लिए, लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन से ये होता है। आप सोल्यूशन ऑफ अ फर्म की आज जो एंट्रीज करेंगे हम, ठीक है, टॉपिक रहने वाला है आपका जर्नल एंट्री, ठीक है। और इस जर्नल एंट्री के अंदर भी जो हम एंट्रीज लेने वाले हैं, वो स्पेशली आज जो केस डिस्कस होगा बेटा, वो होगा आपका सिर्फ रिलेटेड टू एक्सपेंस वाली एंट्री जितनी है। लास्ट जब आपका ये चैप्टर हुआ था, अब भी आपके पास रिकॉर्डिंग होगी भी इस चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको एक टेबल टाइप बनवाया था। टेबल के अंदर मैंने आपको 5 केसेस बताए थे कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होती हैं, किस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैसे सोचना है, क्या करना है। आज उसी टेबल के साथ ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके इस चीज को पहले आप समझते रहेंगे कि जो 5 केसेस हैं, ठीक है, पहले आप समझना बस उसको बेटा। अब खर्चा क्या होता है बेटा, यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे जो खर्चे की बात हो रही है वो हो रही है हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस की, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रियलाइजेशन एक्सपेंस होते क्या है। देखो, रियलाइजेशन का मतलब है कि हम अपनी असेट्स को सेल आउट करते हैं, उससे जो पैसा आता है वो लायबिलिटी को पे ऑफ करने में लगाते हैं। अब क्या होता है, जब हम असेट्स बेचते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप बेचते हो तो बीच में ब्रोकर होते हैं, उनको आप ब्रोकरेज देते हो, ठीक है। उसी तरीके से हम रियलाइजेशन करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को हायर कर देते हैं, आप ये रियलाइजेशन कराओ और ये सारी असेट्स बेचने के लिए आपको हम इतने कमीशन देंगे या फिर आपको इतनी सैलरी देंगे, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा एक तरीके से रियलाइजेशन का एक्सपेंस कहलाता है। अब अगर इसके अंदर केसेस की बात करें तो बेटा जो सबसे पहला केस बनता है आपका, कहता है इसमें ना आपको दो चीजें समझनी है, उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने पहले करा था। पहला आता है इसके अंदर कि बॉन्ड कौन कर रहा है, यानी कौन उसको ले रहा है, और उसके बाद दूसरी चीज आती है इसके अंदर, पेड कौन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि पहली एंट्री है हमारे पास जो कहता है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड आल्सो पेड बाय द फर्म, यानी कि बॉन्ड भी कौन कर रही है बेटा, हमारी फर्म, और पे भी कौन कर रही है हमारी, आगे फर्म ही पे कर रही है। तो उस कंडीशन में अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करता हूं बेटा, तो देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लॉजिक क्या है कि रियलाइजेशन में रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि जब भी एक्सपेंस बढ़ते हैं, क्लियर का रूल आपको पता होगा, एक्सपेंस बढ़ने पे क्या होता है, डेबिट, और आप कैश पे कर रहे हो तो असेट्स क्या हो रही है, कम, इसलिए कैश क्या हो गया वहां पे आपका, क्रेडिट। दूसरी कंडीशन ये आती है बेटा, कहता है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, बॉन्ड कौन कर रही है बेटा इसके अंदर, ये फर्म, बट पेड बाय द पार्टनर, पे किसने करा, पार्टनर ने। तो देखो बेटा, रियलाइजेशन तो खर्चा तो है ही ना, तो रियलाइजेशन में खर्चा तो शो होगा ही होगा। अब दो कंडीशंस आती हैं, या तो फर्म पे कर देगी या क्या करेगा, कोई पार्टनर पे करेगा। तो अब पहले वाले में फर्म ने ही बियर करा, फर्म ने ही पे करा, अगले वाले में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो पार्टनर पे कर रहा है उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन इसमें जो बनेगी हमारे पास, वो बनती है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर, यानी बॉन्ड भी किसने करे, पार्टनर ने, और पे भी किसने करे, पार्टनर ने।
तो बेटा जब पार्टनर ने पे करी है, और आपको सबको पता है कि जो पार्टनरशिप में हमने जितने भी अकाउंट बनाए हैं वो किसके बेस पे बनाए हैं, फर्म की बेस पे, तो हम एंट्री पार्टनर की ना करके किसकी करते हैं, फर्म की। तो इस कंडीशन में नो। नेक्स्ट कंडीशन ये है, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर एग्री टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन फॉर एग्रीड रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इसमें भी क्या हुआ कि फर्म का ही खर्चा है, ठीक है, लेकिन इसको बियर कौन करेगा, पार्टनर। मतलब उसने क्या कहा, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे जो बेटा ये है, ये एक्चुअल में क्या कंडीशन है कि डिसोल्यूशन के लिए फर्म ही लायबल है, लेकिन यहाँ पे वो पार्टनर को क्या पे कर रही है बेटा, एक रिम्यूनरेशन पे करती है, और उसके बिहाफ पे पार्टनर क्या कहता है, ठीक है आप मेरे को सैलरी दे देना, जो भी आपका रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा कौन पे करेगा, मैं खुद से पे कर दूंगा। तो इसमें इवन बेटा एंट्री भी क्या होती है, सेम ही होती है जो सेकंड केस में हुई थी आपकी, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बेटा फिफ्थ पे आते हैं केस पे, जो लास्ट केस है आपका। इसमें ये कह रखा है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म। अब पार्टनर ने बॉन्ड करे हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे कौन कर रही है, फर्म पे कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, देखो फर्म के पास से तो पैसा जा रहा है, तो जब भी फर्म पे करेगी तो कैश तो क्रेडिट होगा। अब पार्टनर को यहाँ डेबिट करने का लॉजिक क्या है कि पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म के लिए पार्टनर क्या बन गया, डेटर बन गया। आप फर्म के लिए पार्टनर क्या बन गया यहाँ पे, डेटर की फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं अब, ठीक है। तो लेने हैं तो वो असेट्स होती है, असेट जब भी बढ़ती है तो क्या होती है बेटा, यहाँ पे डेबिट होती है, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली ना अभी जो आप केसेस देख रहे हो ये एक तरीके की प्रोबेबिलिटीज है भाई। अगर हम पूरे केस को समझे तो एक्सपेंस के केस में दो ही पार्टी है, एक पार्टी है हमारी फर्म और एक पार्टी है हमारा पार्टनर। अब कंडीशंस क्या क्या बन सकती है, दो सिंपल कंडीशन तो क्या है, फर्म ने बॉन्ड किया, फर्म ने पे किया, पार्टनर ने बॉन्ड किया, पार्टनर ने पे किया, सिंपल कंडीशन हो गई। दो आगे की क्या बना सकते हो, क्रॉस बना दो। देखो इसको मैं लिख के भी बता देता हूँ, याद करने के लिए ना चार्ट बना लेना पेपर में अगर भूल जाओ। देखो हमारी दो है, पार्टनर फर्म, भाई कंडीशन क्या क्या बन सकती है, दो कंडीशन, पीपी एफ एफ, और दूसरा क्या कर लो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो अगले में, पी एफ एफ पी, ठीक है। और एक कंडीशन जो रिपीट हो रही है वो कौन सी रिपीट हो रही है, एफ पी हो रही है, लेकिन इसमें केस कौन सा आ जाएगा आपका, ये न्यूमरेशन वाला आ जाएगा। इजी है ना अब याद करने के लिए, आपके सिंपल सा तरीका हो गया आपका, क्या, पी एफ होते हैं, पीपी एफ एफ, और उसके बाद उसका क्रॉस, चार केस मेन आपके यहाँ पे आ जाएंगे, और जो लास्ट वाला आपने लिखा है वो उसका रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। अब कंडीशन बस आपको याद होनी चाहिए कि किसने बियर करा और किसने पे करा है। क्लियर है भाई। देखो यहाँ पे एंट्री, एंट्री है बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 5000। मैं यहाँ पे केस भी मेंशन करता हूँ लिंक करने के लिए आपके, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है बेटा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रखा, ये कह रखा है रियलाइजेशन का खर्चा, तो यानी फर्म ने ही बियर करा और फर्म ने ही, तो सिंपल एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगली कंडीशन क्या थी बेटा हमारी यहाँ पे, अगली कंडीशन ये थी दूसरे केस में कि फर्म ने पे किया, सॉरी फर्म ने बॉन्ड किया, पे किसने किया, पार्टनर ने। तो अब केस सेकंड की एंट्री देखो यहाँ पे, इसमें दे रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस realization expenses of 5000 paid by partner राम, ठीक है।
अब खर्चा किसका था? फर्म का। पे कौन कर रहा है बेटा? पार्टनर कर रहा है, राम। तो आप एंट्री जब इसकी करेंगे तो रियलाइजेशन टू $5,000 और ये 5,000। अगला केस है पार्टनर ने ही बॉन्ड किया और पार्टनर ने ही क्या किया बेटा? उसको पे किया। केस थर्ड है। अब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 bond by Sham, also paid by him। यानी बॉन्ड भी उसी ने करे और पे भी किसने करे? शाम ने ही करे हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी बेटा? ये नो एंट्री। ठीक है। अब देखो बेटा कंडीशन समझ लो। अभी हमने जो रूल लिखा था क्या था? पी पी एफ 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 पी और पी एफ, यही था। तो देखो पहली कंडीशन क्या थी बेटा हमारी यहाँ पे? एफ एफ, फर्म ने बॉन्ड किया, फर्म ने पे किया। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? पेड बाय अ पार्टनर, यानी कि फर्म ने बॉन्ड किया था, पे किसने किया था? पार्टनर ने। तीसरी कंडीशन पीपी हो गई अब आपकी यहाँ पे, पार्टनर ने बॉन्ड किया, पार्टनर ने ही पे किया। लास्ट क्या रह गई? पीएफ। पीएफ मतलब पार्टनर ने बॉन्ड किया था, पे किसने किया था? ठीक है। तो अब यहाँ पे केस थर्ड देखेंगे आप, फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of ₹10,000 paid by firm on the behalf of मोहन। यानी कि ये जो एक्सपेंस थे बियर किसको करने थे बेटा? मोहन को। लेकिन किसने पे कर दिया उसके बिहाफ पे? फर्म ने। तो यहाँ पे जो एंट्री बनती है आपकी रियलाइजेशन टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगी? नहीं, मोहन्स कैपिटल टू कैश। मोहन्स कैपिटल टू, क्योंकि फर्म ने पे करी है बेटा। ठीक है। अब आपके ये चार नॉर्मल केस खत्म। पांचवा केस क्या है? रिम्यूनरेशन वाला आ जाएगा अब आपका। तो रिम्यूनरेशन वाले केस पे आएंगे यहाँ पे। जो यहाँ दिया हुआ है देव और पार्टनर Dev, a partner, is paid remuneration of ₹15,000 for dissolution realization expenses of ₹8,000 are paid by firm। देव को बेटा हमने रिम्यूनरेशन कितने का दिया था यहाँ पे?
ये ना अब 2 एंट्री हो गई एक्चुअल में यहाँ पे। देव को हमने रिम्यूनरेशन दिया तो हमारे लिए तो खर्चा ही हो गया वो, तो हमारी जो पहली एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल। कितना दिया हमने उसको, 15,000 और जो फर्म का एक्चुअल खर्चा आया वो कितना था बेटा, 8,000, वो भी फर्म ही पे कर रही है, कुछ मेंशन नहीं है, तो रियलाइजेशन टू 8,000। ठीक है, इसमें ये एंट्री ऐसे भी हो सकती है कि 15,000 आया और आगे ये लिख देता कि एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रुपीज दिस, ये एक्चुअल एक्सपेंस हमारा वो आया, तो वो एंट्री एक ही होती है, फिर आपके रियलाइजेशन टू देवी हो जाती सीधी सीधी। ठीक है,